इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डेडिकेशन का एक जीता जागता उदाहरण है। 1986 में एस्टैब्लिश्ड हुआ IRFC का जन्म इंडियन रेलवेज, जो करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, को मॉडर्नाइज और एक्सपैंड करने के विजन से हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था, एक समर्पित फाइनेंसिंग विंग बनना जो जरूरी रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स का लगातार फ्लो बनाए रखे। चाहे लोकोमोटिव और कोच जैसे रोलिंग स्टॉक खरीदने की बात हो या पटरियों को मॉडर्न बनाने में इन्वेस्ट करने की, आज की रेलवे को बनाने में IRFC का रोल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बीते सालों में IRFC ने खुद को काफी इवॉल्व किया है और इंडियन इकोनॉमी में हो रहे बदलावों के हिसाब से अपनी कार्यप्रणाली को ढाला है। इसका ट्रांजिशन देखने लायक है। पहले IRFC पूरी तरह सरकारी फंडिंग पर निर्भर था, लेकिन अब यह एक मार्केट ड्रिवन संस्था बन गया है। इसका मतलब है कि अब यह सिर्फ सरकार से मिले पैसों पर ही नहीं चलता, बल्कि अपनी फाइनेंशियल रेप्यूटेशन के आधार पर बाजार से, जैसे बॉन्ड्स जारी करके या बैंकों से लोन लेकर, खुद फंड्स जुटाता है। इस बदलाव की वजह से यह बाहरी इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित कर पा रहा है और ज्यादा बड़े व अलग अलग तरह के रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करके अपना पोर्टफोलियो लगातार बढ़ा रहा है। यह सफर न सिर्फ इंडिया के बीडे आर्थिक उदारीकरण को रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि IRFC एक चुनौतीपूर्ण फाइनेंशियल माहौल में भी आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। इस कॉरपोरेशन का विकास असल में इंडियन रेलवेज की ग्रोथ से सीधे तौर पर जुड़ा है। जैसे जैसे रेलवेज ने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स शुरू किए, इन मैसिव प्लान्स के लिए हेवी फंडिंग की जरूरत पड़ी। इसलिए IRFC का फाइनेंशियल सपोर्ट और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गया। इस सपोर्ट की बदौलत रेलवेज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्केल पर अपग्रेड और एक्सपैंड कर पाया। इससे देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी बेहतर हुई और ट्रेनों के चलने व माल ढुलाई की एफिशिएंसी भी बढ़ी। आज के समय में IRFC इंडियन रेलवेज के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है, जो इस बात का सबूत है कि यह अपने शुरुआती मकसद के लिए हमेशा से पूरी तरह समर्पित रहा है। इसकी जर्नी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की ही नहीं दिखाती, बल्कि एक आगे बढ़ते हुए देश की उम्मीदों की झलक भी देती है। IRFC का सफर कई सिग्निफिकेंट माइलस्टोन से भरा है। IRFC की सफलतापूर्वक बदलाव की यह यात्रा और विकास देश के फाइनेंशियल लैंडस्केप में उसके लगातार बढ़ते महत्व को जाहिर करता है। 1993 में IRFC ने एक इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन अचीव की, जब उसे कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 4A के तहत एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन PFI के रूप में नोटिफाई किया गया। यह PFI का दर्जा मिलना IRFC के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने उसकी वित्तीय स्थिति और बाजार में उसकी साख को और मजबूत किया। यह PFI स्टेटस मिलने से न सिर्फ मार्केट में IRFC की भरोसेमंदी बढ़ी, बल्कि उसे अलग अलग तरह के वित्तीय संस्थानों से पैसा जुटाने का बेहतर मौका भी मिला, जिसके चलते IRFC रेलवे प्रोजेक्ट्स को दिए जाने वाले अपने सपोर्ट को और बढ़ाने में कामयाब हुआ। साल 2010 में IRFC के लिए एक और अहम पड़ाव आया, जब उसने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC, विशेष रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया। यह रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे IRFC RBI के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आ गया, जिससे उसकी कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ी। इसके चलते इसे IRFC को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी लोन देने और अपने लेंडिंग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की इजाजत मिली। यह एक स्ट्रेटेजिक मूव था जो फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी पहचान बढ़ाने की IRFC की महत्वाकांक्षा को दिखाता था। साल 2021 में एक ऐतिहासिक पल आया जब IRFC ने अपना बेहद सफल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO लॉन्च किया। यह एक मील का पत्थर था जिसने कैपिटल मार्केट में IRFC के एंट्री को दर्ज किया। इसने न केवल निवेशकों का जबरदस्त ध्यान खींचा, बल्कि IRFC की आर्थिक मजबूती को भी सबके सामने रखा। IPO लाने से IRFC को फंड्स जुटाने के नए मौके तो मिले ही, साथ ही पब्लिक लिस्टिंग की वजह से उसे पहले से ज्यादा पारदर्शी बनना पेडीढ़ा और बेहतर गवर्नेंस के तरीके अपनाने पेडीढ़ी, जिससे कंपनी के स्टैंडर्ड्स और ऊंचे हुए। इन माइलस्टोन्स को केवल उपलब्धियों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये असल में IRFC की एक ज्यादा मजबूत और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनने की जर्नी के महत्वपूर्ण कदम है।
यह इनोवेशन के प्रति समर्पण और दूरंदेशी नजरिए का प्रतीक है, जिसने आईआरएफसी को एक डायनामिक आर्थिक वातावरण में सफलतापूर्वक काम करने में मदद की है। आईआरएफसी के ऑपरेशंस के सेंटर में इसका यूनिक कॉस्ट प्लस लीजिंग मॉडल है, एक ऐसा मैकेनिज्म जो इंडियन रेलवेज के एक्सपेंशन प्लान्स को सपोर्ट करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है। इस मॉडल के तहत आईआरएफसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को रोलिंग स्टॉक और अदर एसेट्स कॉस्ट प्लस बेसिस पर कैलकुलेटेड किए गए लीज रेंटल पर लीज करता है। इसका मतलब है कि लीज रेंटल में एसेट्स अक्वायर करने की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और आईआरएफसी के लिए एक नॉमिनल मार्जिन कवर होता है। इस मॉडल की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस में है। इसके जरिए रेल मंत्रालय को सिग्निफिकेंट अपफ्रंट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता और उन्हें आवश्यक एसेट्स का एक्सेस मिल जाता है। इंडियन रेलवेज जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि उसे लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट लगते हैं। कॉस्ट प्लस मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि आईआरएफसी को लगातार और अनुमान के मुताबिक आमदनी होती रहे, जो आईआरएफसी को कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट से फंड्स रेज करने की क्षमता देता है। यह स्थिरता आईआरएफसी की लंबे समय की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत क्रूशल है और इसी वजह से वह रेलवे प्रोजेक्ट्स में भविष्य के निवेश की प्लानिंग कर पाता है। यह मॉडल आईआरएफसी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बीच म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित संबंधों को मजबूत करता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे दोनों को फायदा पहुंचता है। जैसे जैसे रेलवे का विस्तार और आधुनिकीकरण होता है, आईआरएफसी की लीजिंग सेवाओं की मांग बढ़ती जाती है। यह ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक अच्छा चक्र बनाता है। यही म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप आईआरएफसी की सफलता की बुनियाद रही है। आईआरएफसी का सालों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसके सफल बिजनेस मॉडल और सही स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का ही नतीजा है। आईआरएफसी द्वारा लगातार रिपोर्ट की गई मजबूत आय और मुनाफे में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि रेलवे इकोसिस्टम में इसका रोल कितना महत्वपूर्ण है। हाल के सालों में आईआरएफसी की नेटवर्थ काफी बढ़ी है और इसने अहम माइलस्टोन्स पार किए हैं, जो इसकी फाइनेंशियल मजबूती और स्थिरता को दिखाता है। भविष्य को देखें तो आईआरएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उभरते नए मौकों का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। गवर्नमेंट जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और खासकर रेलवे मॉडर्नाइजेशन पर जोर दे रही है, उससे आईआरएफसी के लिए आगे बढ़ने के बड़े मौके बन रहे हैं। कॉरपोरेशन स्ट्रेटेजिकली अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहा है। यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे के लिए रिन्यूएबल पावर और आधुनिक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स जैसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट्स की संभावनाएं तलाश रहा है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है और ब्याज दरों में उतार चढ़ाव आईआरएफसी की बोरोइंग कॉस्ट्स पर असर डाल सकते हैं। भारत सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश और जोर दिए जाने के कारण इस फाइनेंसिंग स्पेस में कई नए और पुराने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आकर्षित हो रहे हैं, जिससे आईआरएफसी के लिए प्रतिस्पर्धा काफी तेज हो गई है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए आईआरएफसी को तेजी से निर्णय लेने और बाजार की नई जरूरतों और अवसरों के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता बनाए रखनी होगी। लगातार कामयाबी के लिए यह बहुत जरूरी होगा कि आईआरएफसी टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलावों को अपनाए, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को और मजबूत करे और फाइनेंसिंग के नए नए मॉडल्स को एक्सप्लोरिंग करे। निष्कर्ष के तौर पर आईआरएफसी आज एक बहुत अहम मॉडरेट पर खेड़ेडा है। इंडियन रेलवेज के फाइनेंसर के तौर पर इसकी पारंपरिक भूमिका सर्वोपरि बनी हुई है, मगर साथ ही नए मौके भी इसे लुभा रहे हैं। तेजी से बदलते आर्थिक माहौल में आगे बढ़ाते हुए इन दोहरी भूमिकाओं में संतुलन साधना ही आईआरएफसी की सस्टेन्ड ग्रोथ और भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वाकांक्षाओं में उसके निरंतर योगदान की कुंजी होगी। अपनी मजबूत बुनियाद और रणनीतिक विस्तार के बल पर आईआरएफसी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्यों को हकीकत बनाने में एक अहम खिलाड़ी बना रहेगा।